अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 19 और क्लास नंबर 18 होगा और आज मैं आपको ब्लड बॉर्न पैथोजेंस के बारे में बताऊंगा कि अक्सर काम के दौरान पर कुछ इन्फेक्टेड जो वर्कर्स होते हैं वो उनके इन्फेक्शन की वजह से जो अगले वर्कर्स को मुतासिर होने का खदशा होता है, तो उससे हम एक वर्क प्लेस को किस तरह साफ सुथरा रखेंगे और किस तरह हम इसकी निशानदही करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट ब्लड बॉर्न pathogens. It is infected. There's a infected microorganism presence in blood and other bodily fluids that can cause disease in humans. These pathogens includes hepatitis B virus, जिसको हम HBV भी बोलते हैं, cause hepatitis B a liver infection, जो कि लिवर से हमें इन्फेक्ट करता है, से इन्फेक्ट होता है, जिससे हेपेटाइटिस सी वायरस HCV cause hepatitis C a liver infection. Human immunodeficiency virus HIV cause AIDS acquired immunodeficiency syndrome. सो HIV, तो ये तीन जो होते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV, जो कि वर्क प्लेस में अगर किसी को हो जाए तो उनसे और लोगों को खदशा होता है इन्फेक्ट होने का। क्योंकि देखें अक्सर वर्क प्लेस पे इंजरीज़ होती रहती हैं और कॉमन इंजरीज़ तो आम सी बात होती हैं, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर वो कॉमन इंजरीज़ का जो ब्लड है या वो जो स्किन का जो ब्लड है या आपकी बॉडी का जो ब्लड है, अगर वो खुदा ना ख्वास्ता आपकी बॉडी के साथ या आपके खून के साथ मिल गया तो आपको भी सेम डिजीज़ हो सकता है, बल्कि होगा। तो blood-borne pathogens can be transmitted through needle sticks, देखो, और sharp injuries, cuts or wounds exposed to infected bodily fluids, mucous membranes contact with infected body fluids, sexual contact with an infected person, mother to child transmission during childbirth or breastfeeding. Occupational at risk of exposure to blood-borne pathogen include healthcare workers, emergency responders, dental professionals, tattoo artists, funeral industry workers. तो यहाँ इसका रिस्क अक्सर कहाँ पर ज़्यादा होता है? देखें, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी ज़्यादा होता है, इमरजेंसी रिस्पोंडेंट्स में भी ज़्यादा है, जिस तरह ये हमारे 11-22 वाले हैं, वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी ज़्यादा होता है। और साथ साथ में टैटूज आर्टिस्ट जो टैटू वगैरह बनाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ, तो वहाँ पर भी देयर माइट बी अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। सो फ्यूनरल इंडस्ट्री वर्कर्स, वहाँ पर भी होते हैं जो To prevent exposure, individuals in these occupational should use PPEs like gloves, masks and eye protection, follow proper hygiene and cleaning procedure, use sterile needles and equipment, get vaccinated against HBV, follow proper protection for handling and disposing of sharps and bodily fluids. So OSHA regulates blood-borne pathogens exposure in the workplace, and employer must provide training and safety measures to protect workers. इससे हम किस तरह बचा सकते हैं? ये हमें OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की जो सॉल्यूशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो हमें इसके बारे में प्रॉपर ट्रेन करेंगे। वर्क प्लेस में इसके होने ना होने के बारे में हमें रेगुलेट करेंगे और इससे हमें किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना है एंड हाउ टू प्रिवेंट एक्सपोजर
तो ये सब कुछ हमें ये ओशा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उसके एक्ट्स के अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। सो ब्लडबोर्न पैथोजेंस ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ ओशा 30 आवर्स। अब आप ये बोलोगे कि ये किस तरह ओशा 30 आवर का पार्ट है, ये तो एक मेडिकल फील्ड है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट। देखिए एक ह्यूमन बॉडी में हाँ कोई ना कोई डिजीज़ आएगा, बीमारी भी आएगी, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए ओशा 30 आवर्स के जो जनरल इंडस्ट्री कोर्स हैं इसमें इसको एंटरटेन किया हुआ है। और ओशा स्टैंडर्ड हैज़ स्पेसिफाइड रेगुलेशंस 29 CFR 19101030 ना worker for occupational exposure requiring employers to protect worker from occupational exposure to blood-borne pathogens. Blood-borne pathogens are potential hazard in various industries including healthcare, dental। देखें इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये कहाँ पर मौजूद होता है। और वर्क सेफ्टी ओशा aims to ensure workers are aware of risks and take necessary precaution to prevent exposure and infections. Similarly, prevention and control इसका किस तरह कंट्रोल करेंगे? With the help of trainings, and the training is most important and particular type that covers measures to prevent exposures such as proper handling and disposal of sharps, PEs, using and cleaning and disinfected procedures। देखें अगर आप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं so you will have to take care of all of these things and also you will have to protect yourself by using PPEs। So how to compliance including bloodborne pathogens training in the OSHA 30-hour program help employer comply with OSHA regulations and reduce the risk of sanctions and penalties। देखें जब हम ओशा के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे that will not only protect us from penalties but also make us big achievements। By incorporating bloodborne pathogens training into OSHA 30 hours program, workers can gain essential knowledge to protect themselves and others from potential exposure and infection। So I hope all of you viewers and listeners you are understanding what I mean to say, and I hope all of you can understand so well। So आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोर्स के क्लास के एंड में आपने जब वीडियो पूरी तरीके से देख लेनी है और उसको समझ लेना है और आपने अपने टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, देन एट द एंड यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपने ना सिर्फ नेम और फादर नेम के साथ अटेंडेंस लगानी है बल्कि इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। तो विद सर याहिया खान यूट्यूब का जो, अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल रही तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च बॉक्स में विद सर याहिया खान लिख दें तो डायरेक्टली मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।